अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका कुल्लूस उस्मान सीज़न 3 बोलम 88 पार्ट 5 में, जो कि लास्ट पार्ट है। पिछले पार्ट भी इसी चैनल पर मौजूद हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने वो नहीं देखे तो देख लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए चलते हैं बोलम की तरफ। बोलम के आगाज़ में कोसस इन्हसार किले में होता है। इन्हसार किले का गवर्नर कोसस से कहने लगता है कि तुम्हें तुर्कों से बहुत कशीदगी है, तुम उनके बहुत खिलाफ हो, लेकिन फिर भी तुमने अपनी बहन की शादी तुर्कों में कर दी। ये सुनकर कोसस बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अपना बदला ले चुका हूँ और मेरा गुस्सा भी ठंडा हो चुका है, और अब बाकी का तमाम गुस्सा तभी ठंडा होगा जब मैं तमाम के तमाम तुर्कों को मार ना दूँ। और तुर्गुत साहब आएंगे, तुमने उनके सामने कोई बात नहीं करनी। इतने में तुर्गुत साहब आ जाते हैं। इन्हसार किले का गवर्नर तुर्गुत को देखकर कहने लगता है कि ये भी हमारे साथ खाना खाएगा। कोसस आंखों के इशारे से समझाता है और फिर सारे खाने वाली टेबल पर बैठते हैं और खाना खाने लगते हैं। किले के बाहर उस्मान साहब के सिपाही सलेबी लिबास में मौजूद होते हैं। दूसरी जानिब निकोला एनागोल किले में बैठा होता है और अपनी हिकमत अमली तैयार कर रहा होता है और अपने सिपाही से कहने लगता है कि हमले की तैयारी करो। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि वो शैतान दरवेश काई कबीले में आया होता है और वो सलवी खातून और मरगिन का निकाह पढ़ा रहा होता है और कहता है कि इधर इन्हसार किले में गवर्नर तुर्गुत और कोसस से कहता है, क्या तुम्हें लगता है क्या तुम मुझे उस्मान साहब से बचा पाओगे। कोसस कहने लगता है कि उस्मान साहब इतनी भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जितना तुमने बना लिया है, तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हें उससे बचा लेंगे। तुर्गुत साहब गवर्नर से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, अगर तुम्हें अपने दुश्मन को हराना है तो सबसे पहले तुम उसे जानने की कोशिश करो कि वो किस तरह का है। ये सुनकर गवर्नर कहने लगता है कि चलो तुम ही मुझे बताओ कि वो किस तरह का है, उसके पास कितने सिपाही हैं और वो कैसे लड़ता है और वो क्या क्या काम करता है। ये सुनकर तुर्गुत साहब कहने लगते हैं कि उस्मान साहब वो हैं जो मजलूमों की मदद करते हैं। अब तुम ही ये फैसला कर लो कि तुम जालिमों में से हो या मजलूमों में से। टकफूर ये सुनकर कहने लगता है कि तुम साफ साफ अपनी बात को कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुर्गुत कहता है कि मेरा ख्याल है तुम जालिमों में से हो जिसने इतने ज़्यादा टैक्स बढ़ाए हुए हैं और तुम एक जालिम हुक्मरान से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो। गवर्नर कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं है, ये मेरा अंदरूनी मामला है। तुर्गुत कहता है कि उस्मान साहब इसमें दखल देंगे। इतने में उस्मान साहब पीछे से आ जाते हैं और आकर हमला कर देते हैं और सब सिपाहियों को मारने लगते हैं। गवर्नर कहता है, तुर्गुत कोसस मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। इतने में तमाम सिपाही आकर हमला कर देते हैं। हर जगह खून ही खून होता है और उस्मान साहब के सिपाही सही जोश और वलवले के साथ लड़ रहे होते हैं और वो किला फतह करने में कामयाब भी हो जाते हैं। उस्मान साहब तुर्गुत साहब को खिराज तहसीन पेश करते हैं और कहने लगते हैं कि तुर्गुत साहब गनीमत गरीबों में बांट दो और लोगों को ये एहसास दिलाओ कि इस किला फतह करने में तुम्हारा हाथ है। कोसस साहब कहते हैं कि अब अगली बारी एनागोल किले की है उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं हाँ क्यों नहीं, एनागोल को हम फतह ज़रूर करेंगे, लेकिन उसको फतह करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि निकोला पूरी तैयारी के साथ आया होगा। इसके बाद उस्मान साहब के सिपाही अल्लाह अकबर की सदाएं लगाते हैं और फिर इन्हसार किले से जाने लगते हैं। अगले ही सीन में आरियोस काई कबीले में बैठा होता है और वो कुर्नीलिया के पास पहुंच जाता है। कुर्नीलिया और वो एक साथ ही बैठे होते हैं। इतने में एक खात्मा भी मौजूद होती है वहाँ पर। आरियोस कुर्नीलिया से पूछता है कि कैसी तबीयत है तुम्हारी। कुर्नीलिया बताती है कि सलजान खातून को अभी भी मेरे पे शक है, इसलिए उन्होंने इस खात्मा को मेरी निगरानी पे लगाया हुआ है ताकि वो मेरी तमाम बातें बता सके, और उस दूसरी खात्मा को उसने कैद कर लिया है। आरियोस कहता है तुम फिक्र ना करो, सलजान खातून का तो मैं वो हाल करूँगा कि वो देखने लायक भी नहीं रहेगी। अगले ही सीन में उस्मान साहब के खैमे का मंजर दिखाया होता है और उस्मान साहब के साथ वो सरदार मौजूद होते हैं जो उस्मान साहब के बहुत ज़्यादा हामी होते हैं। उस्मान साहब उनसे पूछते हैं कि आपने भी मरगिन के हक़ में वोट क्यों दिया। ये सुनकर वो उस्मान साहब से कहने लगता है कि सरदार ये मेरी मजबूरी थी, मैं और कुछ भी नहीं कर सकता था। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ सकता हूँ, तुम एक ईमानदार शख्स हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके जाने के बाद
मलहून खातून उस्मान साहब से पूछने लगती है कि उस्मान साहब आपने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसे क्यों जाने दिया। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं कि वो एक ईमानदार शख्स है, मैं उसे जानता हूँ, इसकी जान को ख़तरा है। इतने में उस्मान साहब अपने एक सिपाही को भी बुलाते हैं और अपने सिपाही से कहने लगते हैं कि इस पर कड़ी नज़र रखो, मर्गिन इसके साथ कुछ भी कर सकता है और इसको नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनकर सिपाही उस्मान साहब की बात पर लब्बैक कहता है और कहता है कि उस्मान साहब ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा और मैं हर वक्त इस पर कड़ी नज़र रखूँगा ताकि मर्गिन इसको नुकसान ना पहुंचा सके। उस्मान साहब कहते हैं शाबाश। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं कि हमें इस मर्गिन का पता लगाना होगा, इसके क्या मकासद हैं और आगे ये क्या करना चाहते हैं। अगले सीन में मर्गिन और वो शैतान आरियोस को दिखाया जाता है। आरियोस मर्गिन से कहने लगता है कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही जा रहा है मर्गिन। इतने में मर्गिन का एक सिपाही आता है और उसको बताने लगता है कि तुर्गुत साहब ने इन्हिसार किला फतह कर लिया है। ये सुनकर मर्गिन बहुत खुश होता है और आरियोस से कहने लगता है कि हाँ, तुर्गुत ने इन्हिसार किला फतह कर दिया, इसका मतलब ये है कि वो उस्मान साहब के बहुत खिलाफ हो चुका है। ये सुनकर आरियोस कहने लगता है कि हाँ, वो उस्मान के खिलाफ हो चुका है, लेकिन अगर उसने मेरा खेल बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं उसको भी ख़त्म कर दूंगा। अगले ही सीन में नाजरीन मलहून खातून उस्मान साहब से पूछती हैं कि ये मर्गिन और इब्राहिम एक दूसरे को कब से जानते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब भी कहने लगते हैं कि हाँ, मुझे भी इन पर शक है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और ये कुछ ना कुछ खेल तो कर रहे हैं। ये सुनकर मलहून खातून कहती है कि सलवी खातून और मर्गिन ने अपना निकाह इब्राहिम से ही पढ़वाया है। उस्मान साहब ये सुनकर कहने लगते हैं हाँ, इब्राहिम फ़की सलवी खातून और मर्गिन बेका आपस में कोई ना कोई गठजोड़ ज़रूर है, हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। अगले ही सीन में निकोला कोसेस साहब मौजूद होते हैं। निकोला कहने लगता है कि मुबारक हो तुर्गुत साहब, आपने इन्हिसार किला फतह कर लिया है। और इसके साथ साथ निकोला तुर्गुत साहब के सामने एक मुआहिदा करता है और रखता है और कहता है कि तुर्गुत साहब आप इस मुआहिदे को कबूल कर लो, इसमें हरमनकाया, इन्हिसार और एनागोल तीनों किलों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तुर्गुत साहब निकोला से कहते हैं कि मारी के कत्ल में तुम्हारी तो मुदाखलत नहीं। निकोला कहता है इसमें मेरी क्या मुदाखलत होगी। ये सुनकर तुर्गुत साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो एकदम से निकोला के ऊपर झपट्टा मारते हैं और निकोला को लड़ने और मारने की कोशिश करते हैं। ये देखकर मिहाइल कोसेस उसको रोक देते हैं और तुर्गुत साहब से कहने लगते हैं कि अगर इसमें निकोला को हाथ होता तो तुमसे पहले मैं निकोला के साथ लड़ता और इसको कत्ल कर चुका होता। इसके बाद निकोला तुर्गुत को इस मुआहिदे के फ़ायदे गिनवाने लगता है और कहता है कि अगर तुम अपने कबीले से और किले से माल लाकर एनागोल में बेचते हो तो तुम्हें इसका बहुत फ़ायदा होगा और तुम आराम से बैठ के खा सकते हो और हमारे दुश्मन हमारा मुंह देखते रह जाएंगे और हमसे हसद करने लगेंगे। ये सुनकर तुर्गुत साहब भी कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, मुझे ये मंजूर है, अगर तुम ऐसा ही कहते हो तो ऐसा ही सही। अगले ही सीन में व्यूवर्स दिखाया जाता है कि उस्मान साहब अपने खैमे में बैठे होते हैं, साथ मलहून खातून, सलवी खातून, मर्गिन और वो शैतान आरियोस मौजूद होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि एक सरदार वो होता है जो किसी भी मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देता। जिस पर मलहून खातून कहने लगती हैं कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मर्गिन ने भी बिल्कुल यही किया है और इसने आपके पीछे से तमाम किलों का सरदार बन चुका है। और यही नहीं बल्कि इसने सलवी खातून से शादी भी कर ली है। जिस पर सलवी खातून कहने लगती हैं कि आप बीमार थी वरना हम आपको भी बुलाते। जिस पर इब्राहिम तकी कहने लगता है कि हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, इन्होंने मौके की मुनासबत को देखकर ही सब कुछ किया है और ये इन्होंने इसी तरह किया। मर्गिन कहने लगता है कि मैं ऐसा ना करता, लेकिन कुछ ऐसा ही था, सरदारों ने वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं वहाँ पर गया तो जिरगा वहाँ पर शुरू हो चुका था और उन्होंने वहाँ पर मुझे सरदार मुंतखब कर दिया। जिस पर मलहून खातून कहती हैं कि अच्छा, अगर ये बात है तो फिर तुमने सरदारों में सिक्के क्यों तकसीम किए। मर्गिन कहता है ये सिक्के उमर साहब ने मुझे दिए थे और कहा था कि ये तुम्हारे पास इमानत है, जब भी तुम सरदारों से मिलो तो ये सब सिक्के उनमें तकसीम कर देना। और फिर कहने लगता है कि अगर आपने हिसाब लेना ही है तो तुर्गुत साहब से लें जिन्होंने आपकी इजाज़त के बगैर किला जाकर फतह कर लिया। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं कि तुर्गुत अपने साहब को बहुत बड़ा सरदार समझने लगता है। इस पर आरियोस कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा सरदार आ जाए तो वो फसाद बर्पा होता है।
ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। इतने में बाला खातून भी अरियोस का शुक्रिया अदा करने लगती है और कहती हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे वालिद की जान बचाई। जिस पर अरियोस कहने लगता है इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था और अगर मेरी जगह और कोई भी होता तो वो भी यही करता, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि निकोला तुर्गुत साहब से कहने लगता है कि तुम अपने कबीले का तमाम माल लाकर एनागोल किले में बेच दिया करो, जिससे तुम्हें नफ़ा भी हासिल होगा। ये सुनकर तुर्गुत साहब कहता है इसके बदले तुम क्या चाहते हो। निकोला कहता है कि इन्हिसार किला, वो किला तुम मेरे हवाले कर दो। तुर्गुत साहब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। निकोला कहता है कि हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ, ये किला मेरे हवाले कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें टैक्स भी दूंगा। ये सुनकर कोसेस भी कहने लगता है कि ये किला उस्मान साहब ने फतह किया है और वही इसके बारे में फ़ैसला करेंगे कि क्या करना है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सलजान खातून अपने खैमे में नमाज़ पढ़ रही होती है। इतने में कुर्नेलिया छुप कर तलवार निकाल रही होती है और सलजान खातून पर वार करने लगती है। सलजान खातून अपनी नमाज में ही मसरूफ़ होती है। इतने में एक निकाब पोश शख्स उनके पीछे से आ जाता है जिसके हाथ में खंजर होता है। आकर सलजान खातून पर हमला करने लगता है और वो कुर्नेलिया उनको देख रही होती है। सलजान खातून अपनी नमाज में मसरूफ़ होती हैं, उनको नहीं पता होता। इतने में कुर्नेलिया भी उठ जाती है और उसने तलवार वहीं पर पकड़ी होती है। सलजान खातून नमाज में ही मसरूफ़ होती हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता। इतने में खैमे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस्मान साहब बैठे होते हैं और मर्गिन भी बैठा होता है और उस्मान साहब से कहने लगता है कि तुर्गुत ने इतना बड़ा किला खुद तो नहीं फतह कर सकता, तो इसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं उसकी मदद करने वालों में मिहाइल कोसेस और निकोला मौजूद हैं, वही उसकी मदद कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इतने बड़े किले फतह करने लगा है। उस्मान साहब मजीद कहते हैं कि मैं पहले ही इन्हिसार किले को अपने कब्ज़े में करना चाह रहा था, लेकिन तुर्गुत ने पहले ही कब्ज़ा कर लिया। ये सुनकर मर्गिन कहता है 2 कबीलों का सरदार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर मामले में आपकी मदद करूं। और कहने लगता है लेकिन आपने तुर्गुत साहब से बदला कैसे लेंगे। उस्मान साहब कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं तुर्गुत साहब से इन्हिसार किला वापस लूँगा, उसके बाद मैं तुर्गुत साहब को बगैर किले और बगैर कबीले के छोड़ दूँगा, ऐसे ही बेसहारा और बेयतीम। लेकिन उससे पहले मैं उमर बे का बदला ज़रूर लूँगा, जिसने भी उनके साथ ऐसा किया है वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। जिससे मर्गिन कहता है कि मैं तो उमर बे का बदला पहले ही ले चुका हूँ। उस्मान साहब कहते हैं वो नहीं, कुछ ऐसे ही हिसाब किताब हैं जो भी पूरे नहीं हुए, जिन्हें अभी पूरा करना बाकी है। उस्मान साहब ये बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में सलजान खातून ज़ख्मी हालत में खैमे में आ जाती हैं। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं और उस्मान साहब आकर सलजान खातून को पकड़ते हैं और उनसे पूछने लगते हैं क्या हुआ माँ, क्या हुआ। सब लोग उन्हें देखकर हैरान होते हैं। यहाँ पर तो उस इब्राहिम को भी नहीं पता चल रहा होता कि आखिर सलजान खातून के साथ हुआ क्या है। सलजान खातून बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होती हैं, यहाँ तक कि उनके हाथ भी खून से भरे होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ बताती, यहीं पर बोलम 89 का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये बोलम पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें और अगला बोलम इसी तरह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब